हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस डन फॉर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे हैज गिवन टू लॉज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर किए गए अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर फैराडे ने कुल दो नियम दिए। इन दो नियमों में पहला लॉ जो है फैराडे का, वह इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को बताता है, और दूसरा लॉ जो है वह लेंज ने दिया था, जिसे लेंज फैराडे लॉ कहते हैं। पूरे फिनोमिनन को दो लोगों ने एक्सप्लेन किया था, फैराडे ने और लेंज ने। तो लेंज फैराडे लॉ कहते हैं, या इंडिविजुअली इसे लेंज लॉ भी कह देते हैं। इस तरह से दो नियम हैं कुल। अब पहला लॉ क्या है, फैराडे का पहला नियम, इसे समझेंगे। फर्स्ट लॉ, whenever the magnetic flux linked with closed circuit change, an EMF is induced in which lasts only so long as the change in flux taking place. This phenomenon is called electromagnetic induction. जब किसी कॉइल या लूप से, क्लोज्ड कॉइल या लूप या सर्किट से गुजरने वाले, पास करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कराते हैं, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और यह ईएमएफ तब तक ही केवल इन विच लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग, यानी यह तब तक ईएमएफ जनरेट होता है, तब तक करंट फ्लो करती है, जब तक फ्लक्स चेंजिंग टेक्स प्लेस, फ्लक्स चेंजिंग होता रहता है। अब इस फर्स्ट लॉ के आधार पे सेकेंड लॉ जो है फैराडे का, मैग्नीट्यूड इसमें बताएगा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सेकेंड लॉ में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। किसी क्लोज सर्किट से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तब तक चेंज होता है जब तक, ईएमएफ तब तक इंड्यूस होता रहता है जब तक सर्किट से फ्लक्स क्या हो, चेंजिंग हो। अब यहाँ डी फाई अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैथमेटिक्स में लिखा गया है। इसी बात को आप एक तरह से और लिख सकते हैं, अगर किसी दो टाइम में चेंजिंग जो फ्लक्स है, इनिशियल फ्लक्स φ1 हो और फाइनल फ्लक्स φ2 हो, तो उसे ईएमएफ इक्वल टू φ1 माइनस φ2 भी आप दे सकते हैं, φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी आर टी। इस रूप में भी इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर n टर्न्स हैं लूप में, तो इसमें भी n का मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ जैसे भी लिखें इक्वेशन वैसे ही माना जाएगा। अब इसमें साइन निगेटिव रहता है, माइनस के साथ। जो फार्मूला लिखा गया हम आपको लिख के समझाते हैं। अभी आपने फैराडे लॉ देखा कि जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, उसकी जो वैल्यू है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल है। तो अगर किसी भी सर्किट से लिंक्ड फ्लक्स φ1 और φ2 हो, यानी इनिशियल फ्लक्स φ1 हो और t टाइम बाद चेंज होकर φ2 हो जाए, तो E इज इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन t। इस चेंज के प्रोपोर्शन में होता है। यहाँ इक्वल टू के φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, जहाँ के एक कांस्टेंट है, इसकी यूनिट के की यूनिट किस पर डिपेंड करती है? के इज ए कांस्टेंट and k equal to 1 if units chosen in SI। अगर ये यूनिट्स SI यूनिट में चुनी गई तो k की वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स? 1 चुनते हैं। तो इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हो गया। अगर कॉइल में कुल n टर्न्स हैं, इफ देयर आर n टर्न्स इन कॉइल, तो इक्वल टू n इंटू φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। अब अगर स्मॉल वेरिएशंस की बात करते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज फ्लक्स को निकालते हैं, तो इक्वल टू n डी फाई अपॉन डी टी लिख देते हैं। ये फैराडे का लॉ है। अब हम लेंज लॉ की बात करते हैं। जो लेंज लॉ है वह इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है। लेंज लॉ का पहले हम स्टेटमेंट सुनेंगे। द इंड्यूस्ड ईएमएफ और द इंड्यूस्ड करंट always opposes that region by which it induces itself। इंड्यूस्ड ईएमएफ सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से ये स्वयं उत्पन्न होता है। यानी जिस रीजन से, जैसे आपने फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स को देखा था कि जब किसी एक लूप के पास एक मैग्नेट को ले आए तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो कॉइल ऐसा जुगाड़ करेगी कि मैग्नेट के कॉइल के पास आने का विरोध हो। अभी हम एक्सप्लेनेशन में आगे आपको समझा रहे हैं कि वह कॉइल मैग्नेट को पास आने नहीं देगी, और जब दूर ले जाएंगे मैग्नेट को तो उसके दूर जाने का विरोध करेगी, दूर नहीं जाने देगी। यानी हमेशा उस रीजन का विरोध करेगी जिससे ये प्रोड्यूस होगी। जैसे किसी कॉइल के किसी लूप के पास मैग्नेट को ले आ रहे हैं
तो लूप में करंट ऐसी डायरेक्शन को चुनेगा जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लूप में करंट इस प्रकार से सेट होगा। मान लिया मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप कॉइल की तरफ ला रहे हैं, तो कॉइल का वह एंड, वह फेस जो मैग्नेट के सामने पड़ेगा, वह अपनी पोलरिटी को, क्योंकि भाई किसी कॉइल या लूप में अगर आप मैग्नेट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो उसका एक एंड नॉर्थ पोल, दूसरा एंड साउथ पोल बन जाता है। तो जो फेस या एंड नॉर्थ पोल को पास लाने पर सामने पड़ेगा, वह ऐसे डायरेक्शन में करंट अपने आप को सेटअप ही करेगी, इंड्यूस्ड करंट, कि सामने वाला फेस नॉर्थ पोल बन जाए। अब मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इसके नॉर्थ पोल की तरफ लाएंगे तो रिपल्सन होगा ना, विरोध करेगी। लेकिन जब दूर ले जाने लगेंगे तो उसी फेस में, उसी कॉइल में करंट की डायरेक्शन तुरंत उलट जाएगी। आपने फैराडे एक्सपेरिमेंट में देखा था कि पास लाने पे गैल्वेनो में एक तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, दूर जाने पर दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी दूर जाने पर पोलरिटी तुरंत चेंज करके वह उसे अट्रैक्शन देने लगता है। कौन? कॉइल। किसे? मैग्नेट को। यानी दूर नहीं जाने देना चाहता है, दूर जाने का विरोध करता है। अब पास आने पर पोलरिटी सेम रख के उसके आने का विरोध करता है। यानी जो करंट है ऐसी डायरेक्शन में वो ओरिजिनेट ही होती है कि मैग्नेट के पास आने या दूर जाने का क्या हो? विरोध हो। यही लेंज लॉ है स्टूडेंट्स। अब लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेज दैट रीजन थ्रू विच इट ओरिजिनेटेड इटसेल्फ। इस बात को हम इस डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा शो करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। यह एक लूप है स्टूडेंट्स, जिसके एंड्स पे हमने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है। यह एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अब हम मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसकी तरफ ला रहे हैं। ये बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसे अप्रोच कर रहा है। किसे अप्रोच कर रहा है? कॉइल को। तो ये फेस जो सामने पड़ेगी, इधर दो फेस होगा ना लूप में, तो ये फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसके अपोजिट जो फेस होगा वो साउथ पोल बन जाएगा। और अगर ये नॉर्थ पोल होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज होगी तुरंत। इस फेस से देखने पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी डिफ्लेक्शन गैल्वेनो में यहाँ होगा। इस प्रकार से गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा ऐसे। अगर ये मान लो मेरा मार्कर नीडल है तो ऐसे डिफ्लेक्शन करेगा, ऐसे गैल्वेनो। यानी जब ये पास आएगा तो गैल्वेनो ऐसे डिफ्लेक्शन करेगा और करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे, इस प्रकार से। दूसरी सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन में ज्यों ही हम गैल्वेनो को दूर ले जाएंगे, यानी आपकी ये कॉइल है, मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, गैल्वेनो को नहीं, मैग्नेट को। ये आपकी लूप है, ये इससे अटैच्ड गैल्वेनो है। अब हम मैग्नेट को कहाँ ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स? दूर ले जा रहे हैं। ये आपका मैग्नेट है, जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैग्नेट को मैं दूर ले जा रहा हूं। मैग्नेट को कहाँ ले जा रहा हूं? दूर। ज्यों ही मैग्नेट को हम दूर ले जाना शुरू करेंगे
त्यों ही करंट का डायरेक्शन अपने आप वेरी हो जाएगा, यानी करंट अब क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू कर देगी। और जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस प्रकार से। ये फिनोमिनन देखा गया, इस बात को देखा गया, ये लेंज लॉ को एक्सप्लेन करेगा। यानी जब हम पास ले आ रहे थे तो लूप का यह फेस इस प्रकार से करंट की डायरेक्शन को चुना कि ये जो सामने का फेस लूप का पड़ेगा ये नॉर्थ पोल बन गया। ये फेस क्या बन गया? नॉर्थ पोल बन गया। और मैग्नेट के आने का विरोध हुआ, जबकि दूर जाने पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होके यह फेस साउथ पोल बन गया, ताकि ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्शन दे सके, यानी दूर जाने का विरोध हुआ। दिस इज द लॉ ऑफ लेंज। The induced EMF always opposes that region by which it induces itself. अब इस आधार पर फैराडे लॉ में एक संशोधन हुआ। अभी आपने देखा फैराडे लॉ में इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू n phi2 माइनस phi1 अपॉन t। तो यहां कौन सा चिन्ह लगा दिया गया? निगेटिव चिन्ह लगाया गया। ये फैराडे का लॉ है, -n phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। ये माइनस चिन्ह किसके आधार पे लगाया गया था स्टूडेंट्स? ये माइनस चिन्ह लेंज लॉ के आधार पे लगाया गया था। यानी जो ये फार्मूला आपने पढ़ा, यहाँ हर जगह क्या लगाएंगे आप? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ आप माइनस लगा देंगे, यहाँ आप माइनस लगा देंगे, यहाँ आप माइनस लगा देंगे। समझ में आ गया? ये किससे लिखा गया? लेंज लॉ के हिसाब से लिखा गया है। तो लेंज का लॉ और फैराडे का लॉ क्लियर है। अब हम देखेंगे लेंज लॉ किसको होल्ड करता है। लेंज लॉ होल्ड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे बच्चों? कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस बात को? बच्चों, जब हम मैग्नेट को लूप के पास ला रहे हैं तो अभी आपने देखा कि इस फेस की पोलैरिटी इस प्रकार से हुई कि अगर नॉर्थ पोल पास ला रहे हैं तो यहाँ नॉर्थ पोल बन गया, और अगर हम साउथ पोल को इसके पास लाएंगे तो ये फेस साउथ पोल बन जाएगा। करंट अपने आप ऐसे सेटअप ही हो जाती है कि वह जो फेस सामने ला रहे हैं वही फेस यहाँ बन जाए। इस डायरेक्शन में स्वयं करंट फ्लो ही करती है। तो इसका मतलब रिपल्सन होगा। जब हम पास लाएंगे मैग्नेट को तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो हमें रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। रिपल्सन होगा तो रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क ही किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में लूप में प्रोड्यूस हो जाता है। यानी वर्क डन किसके इक्वल हो गया? प्रोड्यूस्ड एनर्जी के। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ। ऑन द अदर हैंड, जब हम लूप को दूर, कॉइल को लूप से दूर, मैग्नेट को लूप से दूर ले जाने लगे तो ये पोलैरिटी चेंज करके साउथ पोल बन गया, और साउथ पोल बन गया तो इसके दूर जाने का विरोध करने लगा। अर्थात जब मैग्नेट को आप दूर ले जाएंगे तब भी वर्क करना पड़ेगा, और तब भी करंट इंड्यूस हो गई। यानी दोनों दशाओं में ही ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है? होल्ड करता है। इस प्रकार से लेंज लॉ और फैराडे लॉ दोनों को आपने पढ़ा। इसके आधार पे हम इसकी पोलैरिटी को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं।
जिसके आधार पे हम इसकी पोलैरिटी को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मोशनल ईएमएफ। स्टूडेंट्स, जब किसी वायर या कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है, मोशन में लाया जाता है, तो उस कंडक्टर के एंड्स पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है और उसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। सबसे पहले एक छोटे से डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करेंगे। मान लिया यह एक यू शेप का एक कंडक्टिंग ट्रेल है। कंडक्टिंग ट्रेल माने कंडक्टर है, इस तरह से यू शेप है इसका, एक कंडक्टिंग ट्रेल है ये। ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा है, ये यू शेप का कंडक्टर है। समझ लो कोई वायर है, आपने उसे यू शेप में, मोटा वायर है, ऐसे मोड़ दिया है और एक मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप आपने यहां कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर और इनवर्ड है, तो इसे क्रॉस के द्वारा डिनोट किया गया है स्टूडेंट्स। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है इस प्रकार से। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके द्वारा? क्रॉस के द्वारा स्टूडेंट्स। अब एक ये क्रॉस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपने मन में कल्पना करिएगा, ऊपर से नीचे की ओर, यानी इस पेपर में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऐसे समझ लीजिए। और एक कंडक्टर को हम इस पे रख देते हैं। यह एक वायर है, कोई वायर है जिसकी लेंथ यहां से यहां तक, वायर पी क्यू है जिसकी लेंथ यल है, और इस वायर को हम इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। मान लिया इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ज्यों ही वायर को इस पे रख दोगे इस प्रकार से, जैसे मार्कर रखा हूं, ऐसे ऐसे मूव कराओगे, ऐसे ऐसे या ऐसे मूव कराओ, तो ये जो एक क्लोज लूप बना, वायर को यहां रख देने पर एक क्लोज लूप बन गया ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से अंदर एंटर कर रही हैं। तो जैसे जैसे हम इसे आप पार ले जाएंगे तो इसके अंदर की एरिया चेंज होगी। एरिया चेंज होगी तो उस क्लोज लूप से जो फ्लक्स है वह घटेगा या बढ़ेगा। अगर दूर ले जाओगे तो एरिया बढ़ेगी और फ्लक्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। और जब इसे इधर ले आओगे तो लूप की एरिया छोटी होगी तो फ्लक्स घटेगा। इस तरह से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होते ही इसमें एक ईएमएफ क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा तुरंत, और इस वायर में करंट फ्लो करने लगेगा। मतलब पूरी सर्किट में ऐसे बहेगा करंट, या ऐसे बहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन करंट का सेटअप किस में होगा? वायर पी क्यू में होगा स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? इस तरह से इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया किसी भी पल, किसी टाइम टी पर जो ये वायर था, इसकी इस फ्री एंड से जो डिस्टेंस थी वो क्या थी? यक्स थी। तो एरिया क्या हो जाएगा उस टाइम पर?
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इक्वल टू यल इंटू एक्स हो जाएगी। अरे भाई लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। अब फ्लक्स निकाल लेंगे। अगर बी मैग्नेटिक फील्ड लगा है तो फ्लक्स लिंक्ड विथ द लूप एट दैट टाइम फाई इक्वल टू बी इंटू ए। बी ए कॉस थीटा होता है ना, तो अब यहां बी इंटू ए की वैल्यू क्या है, यल एक्स है, ये फाई हो गया। अब अगर हम फैराडे लॉ लगा दें तो फैराडे लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, induced EMF magnitude of induced EMF equal to d phi upon dt होता है। फाई की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ, d अपॉन डी टी बी इंटू यल इंटू एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स बी और यल तो कांस्टेंट हैं, कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, और यल ये वायर की लंबाई कांस्टेंट है। इसे आगे पीछे ले जाने पर वेरी कौन करेगा, यक्स, ये डिस्टेंस वेरी करेगी, तो यक्स वेरिएबल हो गया। तो बी एल को बाहर कर लेंगे, हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी मीन्स चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी का रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी और स्पीड। तो b इंटू यल इंटू वी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो गई। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा। एंड डायरेक्शन हुज डायरेक्शन can be find by Fleming right hand रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से किस डायरेक्शन में इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, उसे क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब अभी हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कितना करंट जनरेट होगा इसमें, इंड्यूस्ड करंट आई की वैल्यू क्या होगी। अगर इस वायर का, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर हो तो करंट आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तब करंट इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू हो जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बी एल इंटू बी अपॉन आर, ये इंड्यूस्ड करंट आई की वैल्यू हो जाएगी। ये पहली बात हो गई स्टूडेंट्स। दूसरी बात, फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, जो कंडक्टर, ये कंडक्टर मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, उस पर फोर्स लग जाएगा। आप जानते ही हैं कि जब किसी वायर को, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसमें करंट फ्लो करा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर एक फोर्स लग जाता है।
जिसकी वैल्यू आई इंटू बी इंटू एल साइन थीटा होता है। पिछले चैप्टर में ही आपने पढ़ लिया है इस बात को। अब चूंकि आप वायर जो उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं और उसमें करंट इंड्यूस हो गई, ज्यों ही करंट इंड्यूस हो जाएगी त्यों ही उस कंडक्टर पे क्या लग जाएगा बच्चों, फोर्स लग जाएगा। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो फोर्स की वैल्यू आई इंटू एल इंटू बी हो जाएगा। तो आई की वैल्यू बी एल बी है अपॉन आर, तो फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा आई बी इंटू एल। बच्चों यहाँ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू आपने इतना निकाला है, तो इस आई के जगह पर रखेंगे बी एल वी अपॉन आर। ये वैल्यू करंट की हो गई, और इस करंट की, और बी इंटू एल रहेगा। तो इस तरह से बच्चों फोर्स की जो वैल्यू हो गई बी इंटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर, एल इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर। ये वैल्यू उस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी, ये कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स होगा। और अगर पावर की बात करें तो पावर P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी फार्मूला होता है, 11th लेवल में आपने पढ़ा है। इसी में V का मल्टीप्लाई करा दें तो V स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर P इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। इस फार्मूले के सहायता से आप डिसिपेटेड पावर या पावर की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट आप कर लेंगे। इस तरह से इस टॉपिक में आपने मोशनल ईएमएफ को पढ़ा। मोशनल ईएमएफ माने किसी भी कंडक्टर में मोशन के कारण उत्पन्न होने वाला ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू पढ़ा, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू पढ़ा, करंट इंड्यूस होने के नाते वायर पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू और पावर कितनी जनरेट होगी इसे पढ़ा। अब हम डायरेक्शन की बात कर लें। डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की सहायता से। किसकी डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान देंगे आप लोग, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो सबसे पहले राइट हैंड रूल को समझेंगे। अगर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, अगर हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा यानी थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करें, फैलाएं, अगर अंगूठे के डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन हो, 4 फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, तो इंड्यूस्ड करंट मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में होगा। If we stretch 3 fingers, thumb, forefinger and the middle finger, then if the thumb represent the direction of motion of conductor, forefinger represents the direction of field, then the induced current will be along the direction of middle finger. इस सेटअप से समझते हैं बात को। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, इस प्रकार से इस एरो के डायरेक्शन में। यह एक वायर है, ए बी कंडक्टर है, जिसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में ऊपर ले जा रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो थंब ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, एंड ए से बी की ओर करंट फ्लो करेगा, यानी प्लस पे हो जाएगा, ये किस पे हो जाएगा, माइनस पे हो जाएगा। इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्लियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने
फैराडे का लॉ, लेंज लॉ, मोशनल ईएमएफ और मोशन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, फोर्स, पावर और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को पढ़ा। अब नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें, शेयर भी करें, लाइक भी करें आप।